नमस्कार, स्वागत है आपका विक्टर एकेडमी के YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। जो इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत रहेंगे उससे संबंधित होने वाली है। साथियों, इसमें अपन 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ओके साथियों, वही मैंने प्रश्नोत्तरों का चयन किया है, वही प्रश्नों का चयन किया है कि जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावनाएं रहती है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आइएगा, पहला प्रश्न कहता है साथियों आपका, देखिएगा पहला प्रश्न कहता है साथियों, पहला प्रश्न है कि भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। कि भाई भारत के जो नामकरण है, भारत के नामकरण के संदर्भ में जो भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है वह कौन से ग्रंथ में मिलता है। कि अष्टाध्यायी में, या आर्यभट्टियम में, या अर्थशास्त्र में, या आचार या आचरांग सूत्र में। तो साथियों ये मिलता है आपका अष्टाध्यायी में। किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी में उल्लेख में मिलता है। अष्टाध्यायी जो रचना है वो पाणिनि द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है साथियों? अष्टाध्यायी जो रचना है वो पाणिनि द्वारा रचित है साथियों। और अर्थशास्त्र जो रचना है वह आपके अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य, किसके द्वारा रचित है साथियों? चाणक्य के द्वारा रचित रचना है। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। भारत का नाम क्या पड़ा भाई? आर्यवर्त पड़ा। यह किसके निवास स्थान होने के कारण पर पड़ा? कि भाई भरत या द्रविड़ या आर्य या दुष्यंत। तो साथियों आर्यवर्त जो नाम पड़ा वह आर्यों के निवास स्थान के होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा साथियों। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न कहता है साथियों कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया, या भारत को जम्बूद्वीप एक भाग भी माना जाता है, जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। ये आपके दो कथन है, उनमें से भाई उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो विकल्प देखिएगा कि केवल एक सही है, या विकल्प एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो सही है, या ना तो ए सही मतलब एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसमें से सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों ही सही ही है। दोनों ही कथन क्या है साथियों? सही है। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। पुरातात्विक विधा का क्या अभिप्राय है? कि भाई सिक्कों का अध्ययन, या शिलालेखों का अध्ययन, या महाकाव्यों का अध्ययन, या भूगोल का अध्ययन। तो जो पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है उससे होता है साथियों शिलालेखों के अध्ययन, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन ही पुरातात्विक कहलाता है। ओके साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले बिंदु की ओर। देखिएगा अगला बिंदु कहता है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके, यानी कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। यानी कि लिपि होती है कि जैसे देवनागरी, रोमन, उसी तरह की लिपि थी भाई। कौन सी? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि भाई? खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? कि भाई प्रियदर्शी ने, या कॉलिन मैकेंजी ने, या अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था साथियों। पहली बार खरोष्ठी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ओके साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न कहता है कि सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि जो सिक्के होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। कि भाई इक्नोग्राफी या एथेनोग्राफी या एपिग्राफी या न्यूमिस्मेटिक्स। तो बताइएगा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी होता है मुद्रा शास्त्र। क्या होता है साथियों? मुद्रा शास्त्र होता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है और अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स।
ओके साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले पृष्ठ की ओर। अगला पृष्ठ कहता है कि ऋग्वेद है, कौन सा वेद साथियों? ऋग्वेद है। कि भाई ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है या कथाओं का संकलन है या शब्दों का संकलन है या युद्ध का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद है साथियों स्त्रोतों का संकलन। किसका संकलन है साथियों? स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद जो है कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है वो किसका संकलन है साथियों? आपका वो स्त्रोतों का क्या है? संकलन है। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले पृष्ठ की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त, यानी कि ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है? कि भाई अग्नि को समर्पित है, इंद्र को समर्पित है या मित्र को समर्पित है या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है। किसको समर्पित है साथियों? अग्नि देवता को क्या है? समर्पित है। किसको समर्पित है? ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त समर्पित है अग्नि को। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले पृष्ठ की ओर। अगला पृष्ठ क्या कहता है? देखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? यानी कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में किसको माना जाता था, किसका जिक्र आता है? तो बताइएगा, सरस्वती या गंगा या यमुना या सिंधु? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का जिक्र आता है उसका नाम है साथियों सरस्वती। क्या नाम है साथियों? सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है साथियों? सरस्वती है। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले पृष्ठ की ओर। देखिएगा, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। यानी कि जो संगीत होता है शास्त्रीय संगीत, उसकी विवेचना किसमें की गई है? कि भाई ऋग्वेद में या अथर्ववेद में, या अथर्ववेद में, दोनों एक ही विकल्प हैं, अथर्ववेद में या सामवेद में। इसकी जगह पे यजुर्वेद समझ सकते हो। तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में। तो जो यानी कि शास्त्रीय संगीत की जो सिद्धांत की या शास्त्रीय संगीत या संगीत से संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम है साथियों सामवेद, जिसमें 7 स्वरों से संबंधित या संगीत का, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। किसको भाई? सामवेद को। किसको? सामवेद को। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले पृष्ठ की ओर। अगला पृष्ठ कहता है, देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। ओके भाई, ठीक है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ये 2 कथन हैं, ये 2 विचार हैं कि अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है। ओके, कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य होगा? कि केवल 1, केवल 2 या केवल 1 और 2? तो दोनों ही सामवेद के संदर्भ में दोनों ही जो कथन दिए हैं वो दोनों ही क्या है साथियों? सत्य हैं। क्या है? सत्य हैं। ओके, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी इनका सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध है, यानी कि किस वेद से है? कि भाई ऋग्वेद से या अथर्ववेद से या यजुर्वेद से या सामवेद से? तो उसमें यजुर्वेद दिख ही रहा है साथियों, तो ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? 2, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ओके साथियों, देखिएगा, किस वेद में सवा, यानी किस वेद में सवा एवं पुत्रिया कहा जाता है? यानी कि सवा एवं समिति होगा यहाँ पे साथियों। क्या होगा? सवा एवं समिति को कहा गया है कि समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। यानी कि क्वेश्चन ये है, थोड़ा इधर उधर हो गया उसका सिस्टम। किस वेद में सवा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है? उस वेद का नाम क्या है? कि भाई ऋग्वेद है या सामवेद है या यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? तो कौन सा है साथियों? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? जिसमें सवा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया है? 2 पुत्रिया कहा गया है। ऐसा कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, आयुर्वेद अर्थात कौन सा भाई? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? कि भाई आरण्यक में मिलता है या यजुर्वेद में मिलता है या सामवेद में मिलता है या अथर्ववेद में मिलता है? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही है साथियों, जो
जादू टोना, ठीक है, वसीकरण, ओके, वसीकरण वगैरह के सारे मंत्र किसमें दिए हैं? आपके अथर्ववेद में है। जादू टोना से संबंधित, किसी को भस्म करना है तो कौन सा वेद है भाई? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। और संगीत से संबंधित कौन सा है साथियों? आपका सामवेद है। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद है। और आपका जो यजुर्वेद है ये यज्ञों से संबंधित है। यज्ञों की नियमावली कैसे होना चाहिए, कैसे भाई यज्ञ होना चाहिए, ये सारे का सारा किसमें दिया है? आपका यजुर्वेद में। ओके, बढ़ता हूं अगले पृष्ठ की ओर। देखिएगा अगले प्रश्न क्या कहता है कि त्रयी नाम है, त्रयी नाम है तीनों वेदों का, धम्म का या संघ का या बुद्ध का, यानी कि हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या तीनों मौसमों का। यानी कि जो त्रयी नाम है वो किसके लिए विश्व विख्यात है, ये आपको समझना है। तो त्रयी जो है तीनों वेदों का, क्या का त्रयी जो नाम है वो तीनों वेदों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे त्रिदेवता किसके लिए भाई? त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी तरह से जो त्रयी शब्द है वो किसके लिए है भाई? तीनों वेदों का है। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों 800 से 1600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यानी कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वह कौन से युग से जुड़ा हुआ है? कि भाई ब्राह्मण युग से या सूत्र युग से या रामायण युग से या महाभारत युग से। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका ए विकल्प। क्या हो जाएगा साथियों? ए विकल्प। ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है ये समय काल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न कहता है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन का अर्थ होता है कि जीविका, जिस पर भाई जिस व्यापार पर जीविका चलती हो, ऐसा अध्यापक क्या कहलाता है? ओके, बताना है आपको कि आचार्य या अर्धवर्यु या उपाध्याय या पुरोहित। तो क्या कहलाता है? उपाध्याय कहलाता है। जो जीवन उपार्जन के लिए, जीविका के लिए, ओके, ऐसा व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं। ओके, वेदांग के शिक्षा देने के लिए जो जीविका चलाता हो। ओके, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सतपद ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे से संबंधित ऋषि थे। यानी कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है राजा विदे माधव, वह किस ऋषि से संबंधित थे? कि भाई ऋषि भरद्वाज जी से संबंधित थे, या ऋषि वशिष्ठ जी से संबंधित थे, या ऋषि विश्वामित्र से संबंधित थे, या ऋषि गौतम रावगण से संबंधित थे। तो जो सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे माधव है वो किससे संबंधित थे? ऋषि गौतम रावगण से संबंधित थे। किससे? ऋषि गौतम रावगण से संबंधित थे। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है निम्न में से है, यानी कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है निम्न में से है कि भाई कृष्ण यजुर्वेद है, या सतपथ ब्राह्मण है, या शुक्ल यजुर्वेद है, या पंचविश ब्राह्मण है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद है। कौन सा है साथियों? शुक्ल यजुर्वेद है। कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। बड़े ही कमाल के प्रश्न होने वाले हैं साथियों। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है कि भाई पास बैठना, या सस्वर पाठ करना, या ज्ञान, या प्रज्ञता यानी कि बुद्धिमता। तो उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास बैठना। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बार बार ये आता भी है भाई, ठीक है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण, यानी कि भारतीय प्रतीक जो है उस पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। यानी कि भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। ओके, तो ऋग्वेद से, या भागवत गीता से, या मुंडकोपनिषद से, या मत्स्य पुराण से। तो ये लिया गया है साथियों मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है। इसका अर्थ क्या होता है? भावार्थ, अर्थ, शब्दार्थ होते हैं कि सत्य की सदैव विजय होती है, सत्यमेव जयते। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। अगला पृष्ठ क्या कहता है कि निम्नलिखित किस एक वैदिक साहित्य में
निम्नलिखित किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? यानी कि ऐसा कौन सा वैदिक काल का वैदिक साहित्य है कि जिसमें मोक्ष पर चर्चा मिलती हो? कि भाई ऋग्वेद या ब्राह्मण या परवर्ती संहिता या उपनिषद। तो कौन सा है? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा है? उपनिषद होते हैं। कौन होते हैं? उपनिषद। ओके साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कि भाई बृहदारण्यक उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में या कंठोप उपनिषद में या कैन उपनिषद में? तो बताइएगा साथियों कौन से में होता है, आप लोग बताइएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा साथियों? यानी कि नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है वो मिलता है साथियों आपका कंठोपनिषद में। यम और नचिकेता का जो संवाद मिलता है वो कौन से मिलता है? कंठोपनिषद में। ओके साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे, यानी उपनिषद काल के जो राजा का नाम है अश्वपति। क्या है? अश्वपति। वो कहाँ के राजा थे भाई? कि काशी के या कैकेय के या पांचाल के या विदय के? तो कैकेय के राजा थे। कहाँ के थे साथियों? कैकेय। तो विकल्प नंबर वी सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि भाई याज्ञवल्क्य गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में मिलता है? कि भाई बृहदारण्यक उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद या जावालो उपनिषद या कंठोप उपनिषद? याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद मिलता है भाई आपको बताना है साथियों। तो ये किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26वां कहता है साथियों कि तमसो मां ज्योतिर्गरम्य मूलता कथन है। तमसो मां ज्योतिषगरम्य उपनिषदों में है इसका मूलता कथन के महाकाव्यों में है या पुराणों में है या भाई आपके इनमें से कोई नहीं। तो जो तमसो मां ज्योतिर्गरम्य जो मूलता कथन है वो कहां से लिया गया है साथियों? उपनिषदों से। कहां से साथियों? उपनिषदों से। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? कि भाई छांदोग्य उपनिषद या कंठोप उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद या आपका श्वेतर उपनिषद? तो श्वेतर उपनिषद होता है। कौन सा होता है साथियों? श्वेतर उपनिषद होता है। श्वेतर उपनिषद। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यानी कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? कि भाई मनु हैं या चाणक्य हैं या चंद्रगुप्त हैं या सेल्यूकस हैं? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। कौन है साथियों? मनु। चाणक्य वही जिसने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था और मगध पे कौन से साम्राज्य की स्थापना कर दी थी साथियों? मौर्य साम्राज्य। और चंद्रगुप्त को उसका प्रथम संस्थापक बना दिया था मौर्य वंश का। ओके, और सेल्यूकस कौन? जिससे भाई सेल्यूकस कौन हुआ? बताओ साथियों, सेल्यूकस कौन हुआ? चंद्रगुप्त से विवाह, यानी कि चंद्रगुप्त हराने वाला सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हरा दिया था। उसकी पुत्री थी हेलेना, उससे इसका विवाह हो गया था। ओके, बढ़ते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न आता है साथियों कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? कि संस्कृत या उर्दू या पाली या हिंदी? तो इसमें सही विकल्प है ए, संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता किस में लिखी गई है साथियों? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? कि रामायण को, गीता को, महाभारत को या भगवत पुराण को? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। किसको दी जाती है साथियों? रामायण को। और रामायण के रचयिता हैं आपके वाल्मीकि। कौन है साथियों? वाल्मीकि। ओके, और जो तुलसीकृत रामायण है उसका नाम है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस, जो 1574 में लिखी गई थी साथियों अकबर के काल में। 1574 में अकबर के काल में रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में है। और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और ये से आदि काव्य की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा,
अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, यानी कि अशोक के विषय में जो कहा गया है उसके विषय में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, कि पहला, पांचवा, छठा या सातवां। तो कौन सा है साथियों, सातवां। कौन सा अभिलेख है, सातवां अभिलेख। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा कि जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। साहित्य का नाम है जैन साहित्य, कि समग्र रूप से क्या कहा जाता है, कि उनके साहित्य को आगम कहा जाता है, स्मृति कहा जाता है, या सूत्र कहा जाता है, या कपाली कहा जाता है। तो आगम कहा जाता है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है। 3 पिटक हैं, त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है, कि सुत्त पिटक शामिल नहीं है, विनय पिटक नहीं है, या अभिधम्म नहीं है, या बुद्ध पिटक नहीं है। तो त्रिपिटक में ये तीनों तो हैं, सुत्त पिटक भी है, विनय पिटक भी है और अभिधम्म पिटक भी है, लेकिन कौन सा नहीं है साथियों, बुद्ध पिटक नहीं है। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है। जो सम्राट अशोक हुआ, कौन हुआ साथियों, सम्राट अशोक। कौन हुआ, सम्राट अशोक, मौर्य वंश का तीसरा शासक। पहला कौन हुआ मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ, अशोक, सम्राट अशोक साथियों। उसके विषय में बताना है किस बौद्ध साहित्य में मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है, कि बिना पिटक में, सुत्त पिटक में, या अभिधम्म पिटक में, या महाभाष्य में। तो साथियों अभिधम्म पिटक में मिलती है। किसमें मिलती है, अभिधम्म पिटक में मिलती है। किसमें मिलती है, अभिधम्म पिटक में। वही शासक है सम्राट अशोक जिसने अपने 101 भाइयों में से 98 की क्या कर दी थी साथियों, हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी, हत्या कर दी। इन्हीं के द्वारा 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो खारवेल राजा से था, कलिंग यानी कि अभी वर्तमान की स्थिति उड़ीसा में, इसके बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ओके, ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ होगा साथियों। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कालिदास का नाम किस अभिलेख में है, यानी कि कालिदास, जो महाकवि कालिदास है, संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं साथियों, बहुत ही महाकवि कह सकते हैं इनके। अभिज्ञान शाकुंतलम, कई सारी रचनाएं इनकी कालिदास, कि भाई कालिदास का नाम किस अभिलेख में मिलता है, कि इलाहाबाद अभिलेख में, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में, या आय होल अभिलेख में, या जूनागढ़ अभिलेख में, या हनुमम कोंडा अभिलेख में। तो हनुमम कोंडा में भी नहीं मिलता है, जूनागढ़ में भी नहीं, इलाहाबाद में भी नहीं, तो कौन से में मिलता है साथियों, आय होल अभिलेख में कालिदास का नाम का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक रचना, कौन से भारत की साथियों, प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है, कि भाई राजतरंगिणी, या मनुस्मृति, या इंडिका, या अर्थशास्त्र। तो प्राचीन भारत की सर्वप्रथम जो ऐतिहासिक रचना मानी जाती है वह मानी जाती है साथियों राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के जो रचनाकार है साथियों वह है कलहण। क्या है साथियों, कलहण। राजतरंगिणी जो पृष्ठभूमि है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित साथियों। ओके, मनुस्मृति और इंडिका आपको पता ही होगा भाई कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, मेगस्थनीज की रचना है इंडिका। अच्छा, मेगस्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके साथियों। अच्छा, अर्थशास्त्र कौन की रचना है, चाणक्य की। किसकी है साथियों, चाणक्य की। तो ये तीनों रचनाएं आपको याद होना चाहिए कि राजतरंगिणी कलहण की है, और इंडिका मेगस्थनीज की है, और अर्थशास्त्र चाणक्य की है साथियों। ओके, अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के समकालीन जो तत्कालीन शासक था उसके विषय बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि फायान जो चीनी यात्री था, कौन था साथियों, चीनी यात्री। फायान की प्रसिद्ध रचना है कि भाई फोक यू की है, या सी यू की है, या रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम से है, या ए और सी दोनों हैं। तो फोक यू की और सी यू की है, तो विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा साथियों। ये दोनों रचना किसकी है, फायान की है। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला है, कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला है।
कि भाई नीलगिरी की पहाड़ियों में या शिवालिक की पहाड़ियों में या नलमाला की पहाड़ियों में या नर्मदा की घाटियों में। यानी कि भारत में जो साक्ष्य मिला है मानव का, जो अवशेष मिले हुए हैं, वो सबसे प्राचीनतम वो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? वो हुए साथी आपको आपके नर्मदा की घाटी में। कहां से साथियों? नर्मदा की घाटियों में। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले पृष्ठ की ओर। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है? कौन किसकी उत्पत्ति? मानव की उत्पत्ति। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। ओके साथियों, उसमें से कौन से महाद्वीप में साथियों मानव की उत्पत्ति के विषय में बिंदु मिलते हैं? कि अफ्रीका महाद्वीप में, या यूरोप महाद्वीप में, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, या एशिया महाद्वीप में? बताइएगा भाई। तो अफ्रीका महाद्वीप इसका सही उत्तर हो जाता है, विकल्प नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया। विकल्प नंबर 1, मनुष्य ने लेखन कला का विकास कर लिया था। विकल्प नंबर 2, मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, या मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन है, यानी कि कौन सा विकल्प है? तो विकल्प नंबर 1, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था साथियों। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आपका कि जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसा कौन सा काल है जिस काल की लिपि को वर्तमान तक पढ़ा नहीं जा सका? ओके, नहीं जा सका है, उसे किस नाम, क्या नाम दिया गया है? कि प्रागैतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल, या आदि ऐतिहासिक काल, या इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है साथियों। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक हैं कि भाई जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है वो क्या है? कि भाई भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, या पुरातत्वविद हैं, या भाई पुरा वनस्पति शास्त्री हैं, या एक स्वयं इतिहास है। तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन है भाई साथियों? भूगर्भ वैज्ञानिक है। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समावेश द्वैशव संस्कार का प्रमाण मिला है? युगल समाधान का अर्थ है कि डबल बॉडी, यानी कि 2 अवशेष जोड़े के साथ में मिले हुए हैं। वो स्थल का नाम आपको बताना है, उसका प्रमाण कहां पे मिला है वो बताना है। कि कुन्नाशी, या लोथल, या धौलावीरा, या कालीबंगा? तो ये स्थल का नाम है लोथल। कहां पे साथियों? लोथल। ओके, बढ़ते हैं आगे। 44वां क्वेश्चन कहता है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं? कि शेर के, गाय के, या घोड़ा के, या हाथी के? तो टाइगर यानी कि शेर के अवशेष किस घाटी में नहीं मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हुए हैं। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे ज्यादा पाए गए या पहले पाए गए? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले का पाए गए? कि नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या लघु पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? तो बताइएगा साथियों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका, यानी कि पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे साथियों पुरापाषाण काल में। कौन से पाषाण काल में? पुरापाषाण काल में। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। कितने मानव कंकाल भाई? 3 मानव कंकाल कहां मिले हुए हैं? यानी कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कौन से स्थल पे निकले हैं? कि भाई सराय, नाहरराय, या दमदमा, या मेहदा, या आपका लखननाज? तो बताइएगा साथियों, एक ही कब्र में 3 मिले हुए हैं दमदमा में। ठीक है, दमदमा थी तभी तो 3 कंकाल मिले हैं साथियों। दमदमा कौन सा स्थान? दमदमा। तो एक ही साथ में कितने दमक दिए साथियों? 3 दमक दिए। एक ही कब्र में कितने दमक दिए? 3 दमक दिए। ओके, तो दमदमा में मिले 3 कंकाल। अगला देखिएगा नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार कब हुआ है? कि नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या पुरापाषाण काल में, या लौह काल में? तो बताइएगा साथियों कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाता है? तो पहिए का आविष्कार हुआ था साथियों आपका नवपाषाण काल में। कौन सा पाषाण काल भाई? नवपाषाण काल में। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया
पशु था। कौन सा काल भाई? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु के भाई भेड़, बकरी या कुत्ता या घोड़ा। तो बताइएगा भाई नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले पाला था कुत्ता। कौन सा पशु पाला था साथियों? कुत्ता। कुत्ता वफादार होता है साथियों, ओके, कुत्ता को पाला था। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? कि भाई महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या छत्तीसगढ़ में। तो जो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है वह है साथियों आपका मध्य प्रदेश। यानी कि इसमें डी दिया है लेकिन नंबर दिया है दूसरे पे, तो कोई ना मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा साथियों? नवदा टोली कौन से राज्य में है? आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि इनाम गांव कहां अवस्थित है? कौन सा गांव साथियों? इनाम गांव के उत्तर प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या मध्य प्रदेश में स्थित है या कर्नाटक में। तो जो इनाम गांव स्थित है साथियों वो है आपका महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में स्थित है भाई? महाराष्ट्र में। ओके, ये अपन ने प्रमुख 50 क्वेश्चनों की सीरीज कर चुके हैं साथियों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे बढ़िया प्यारे कमेंट्स कीजिए। ओके, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।